नमस्कार, पोलपात में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम 117वीं प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और इस महामैराथन के में आज हम अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन का दूसरा पार्ट जो है करेंगे। पहला पार्ट हमने पहले ही कर लिया है, कल कर लिया है। आज हम ये दूसरा पार्ट करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप पेन और पेपर लेकर बैठें, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट नोट्स के रूप में आप तैयार कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन में यही शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। इन्हीं शॉर्ट नोट्स के ज़रिए आप जो है पूरा रिवीजन ले पाएंगे, बल्कि कई बार ले पाएंगे। और लास्ट टाइम में जितना ज़्यादा रिवीजन होता है उतना ज़्यादा जो है चीज़ें एक्यूरेट होती हैं और वही जो है हमको सफलता तक ले जाती हैं। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो ये वीडियो जो है आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें, तो उनके लिए भी जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो भी एस्पिरेंट हैं। और साथ में प्लेलिस्ट चेकआउट करें, वहाँ पर सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में। तो जो भी ये मेरा प्रैक्टिस है, डेली प्रैक्टिस की हैं, एनसीईआरटीज़ की भी हैं, और जो भी एनसीईआरटी हमने क्लासेस ली हैं वो भी हैं, कोर्स वीडियोज़ की हैं। सारी प्लेलिस्ट वहाँ पर अलग अलग लगी हुई हैं, वो आप चेकआउट कर लें। प्लस टेलीग्राम लिंक भी वहीं दिया गया है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर लिंक में क्योंकि कमेंट्स आते हैं लिंक नहीं खुल रहा है, तो आप पोल पाथ के नाम से, जो यहाँ पर हमने लिखा है, इसी नाम से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा पोल पाथ के नाम से सेम। कई लोगों की कंप्लेन है कि जो है प्लेलिस्ट ठीक से नहीं लगी हुई है, तो वो बहुत पहले के वीडियोज़ हैं, उनमें शायद प्लेलिस्ट ठीक से नहीं लगी हुई है और अभी अरेंज करने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि वो लेटेस्ट वीडियो में आकर के क्लिक करेंगे, तो प्लेलिस्ट यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से लगी हुई हैं, मैनेज्ड हैं, तो यहाँ पर उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो बहुत पहले के क्वेश्चन होंगे, 2-4 महीने पहले के जो प्लेलिस्ट वीडियोज़ हैं उनमें क्लिक कर रहे होंगे, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट उतनी अच्छे से नहीं लगी हुई थी। वीडियो को लाइक कर दें, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमें जो है फ्यूल मिलता है अच्छा कंटेंट लाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य में परामर्शी आधार पर गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी का प्रावधान करता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर की बात कर रहा है कि इस चार्टर में कौन सा अनुच्छेद जो है सामाजिक परिषद के में जो है परामर्शी आधार पर गैर सरकारी संगठन, यानी कि जो एनजीओज होते हैं, एनजीओज होते हैं जो, ये इनकी भागीदारी का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 34, 79, 32 अनुच्छेद। ये सारे अनुच्छेद हैं कि अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 32 एंड अनुच्छेद 71। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 71, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को 26 जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में स्वीकार किया गया। तो कब किया गया था? 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को का सम्मेलन में स्वीकार किया। इसमें कितने हैं? इसमें टोटल जो है इस चार्टर में 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, इसमें कितने? 19 अध्याय हैं और 111 क्या हैं? अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स, इतने हैं। और अगर हम बात करें कि जो इसका 10वां अध्याय है, संघ के चार्टर का अध्याय 10 है, इसमें 61 से 72 तक आर्थिक सामाजिक परिषद के बारे में दिया गया है। तो जो 10वें अध्याय में क्या है? 61 से 72, यानी कि 61 से 72 के बीच में क्या दिया गया है? ये जो है सामाजिक परिषद के ये
आधार पर ये कौन से गैर सरकारी संगठन की भागीदारी का प्रावधान इसमें दिया गया है। तो इन सब अनुच्छेदों में यानी कि 61 से 62 के बीच में सामाजिक परिषद से संबंधित सारे ये अनुच्छेद हैं। और इसका जो अनुच्छेद 71 है 71 जो है, इसी में जो है गैर सरकारी ये जो संगठन है यानी कि NGO की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो 71 में NGO की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, कुछ यहाँ की इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप सबको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी जो है स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। तो न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है, कब होती है, जो है ये 1945 में होती है और 24 अक्टूबर को होती है। और जो भारत की बात कर लें, भारत 30 अक्टूबर को इसको ज्वाइन करता है, हस्ताक्षर करके इसका सदस्य बन जाता है 30 अक्टूबर 1945 में इसका सदस्य बन जाता है। इसकी अगर हम उद्देश्य की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य हैं। इसका उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण तथा सहयोगी विश्व का निर्माण करना। शांतिपूर्ण एवं सहयोगी विश्व का निर्माण करना इसका जो उद्देश्य हो जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग हैं। एजेंसियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो है 6 मुख्य अंग होते हैं, इसके 6 मुख्य अंग होते हैं। और ये अंग होते हैं कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, महासभा, दूसरी कौन सी होती है? सुरक्षा परिषद। तो सबसे पहले महासभा के बारे में देख लेते हैं। इसको आम सभा भी कहते हैं, आम सभा कहते हैं। इसमें 193 जो है इसके सदस्य देश हैं, 193 सदस्य हैं। और क्या है, इसमें सभी को एक समान मत है, यानी कि एक समान सबका मत है, किसी का अप डाउन नहीं है, एक समान सबका मत है, सबका मत बराबर है, इक्विवेलेंट है। और जो निर्णय होते हैं, निर्णय जो प्रमुख होते हैं वो 2/3 से लिए जाते हैं। जो प्रमुख होते हैं वो 2/3 के बहुमत से लिए जाते हैं, 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं। और जो सामान्य होते हैं वो जो मतलब बाकी के होते हैं नॉर्मल, वो सामान्य बहुमत से हो जाते हैं। तो इनके जो निर्णय होते हैं प्रमुख वाले 2/3 से होते हैं और जो सामान्य होते हैं वो सामान्य बहुमत से हो जाते हैं। 2 तरह से इनके निर्णय होते हैं। इसको जो है लघु संसद भी कहा जाता है या महापंचायत भी कहा जाता है, और महासभा को। और इसमें जो है आर्टिकल 18 में महासभा का प्रावधान, जो आर्टिकल 18 में जो है प्रावधान दिया गया है किसका? महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर आर्टिकल 18 है, इसमें महासभा का प्रावधान दिया गया है। इसकी मीटिंग सितंबर से दिसंबर तक के बीच में होती है, सितंबर से दिसंबर के बीच में इसकी मीटिंग होती है। अगला है हमारा सुरक्षा परिषद। तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, देख लेते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में जो है आप सभी को पता है, सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण जो है अंग है। महासभा के जो है जितने भी इसके अंग हैं, सुरक्षा परिषद के ही जो फैसले बाध्यकारी होते हैं। बाकी किसी भी अंग के जितने भी अंग हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक के फैसले जो है बाध्यकारी नहीं होते हैं, यानी कि परामर्शी होते हैं। सब परामर्श दे दो, मानो या ना मानो। लेकिन सुरक्षा परिषद के जो फैसले होते हैं क्या हैं, ये बाध्यकारी होते हैं। और अगर हम सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। प्लस ये इसमें 5 स्थायी होते हैं, 5 जो हैं स्थायी होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, और इनके पास वीटो पावर होती है। और वीटो पावर जो है नकारात्मक होते हैं, यानी कि अगर उनको कोई फैसले से वो संतुष्ट नहीं है तो वीटो पावर लगा सकते हैं, और 5 में से किसी एक ने भी वीटो लगा दी तो फिर वो फैसला वहीं पे निरस्त हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। और 10 इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इसमें। और इनका चुनाव जो है महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए होता है। तो इनका चुनाव महासभा के द्वारा इनका 2 वर्ष के लिए होता है, यानी कि इनका कार्यकाल जो है 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद की बात हो गई। और सुरक्षा परिषद में जो है इसको जो 5 देश हैं, स्थायी देश हैं, उन्हें P5 क्लब भी कहा जाता है। और इनका जो निर्णय है 2/3 बहुमत से लिया जाता है, यानी कि 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। लेकिन अगर उसमें जो स्थायी सदस्य हैं उसमें किसी ने भी एक ने भी वीटो लगा दिया तो वो फैसला वही निरस्त हो जाएगा, यानी कि नहीं होगा पास। और सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग करने वाला देश रूस है, 1947 में किया था, और सर्वाधिक बार यानी सबसे ज़्यादा बार भी वीटो का प्रयोग इसी ने किया था। और महासचिव का चुनाव सुरक्षा परिषद के अनुमोदन पर महासभा करती है, और इसमें जो है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। सुरक्षा परिषद की बैठक हर दूसरे सप्ताह होती है। तो ये इसके कुछ मेन फैक्ट थे। अगला जो है हमारा है वो हम देख लेते हैं, तीसरा। अगला है आर्थिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। आर्थिक और सामाजिक परिषद, अभी हम इसी की बात कर रहे थे। तो हमने जो है 2 और ये तीसरा 3 देख लिए हैं। तो इसमें क्या है कि जो है सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए होता है, और भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व देते हुए इसमें 54 सदस्य होते हैं। तो 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, और जो है 54 सदस्य इसमें होते हैं, और ये जो है लगभग हर भौगोलिक क्षेत्र का ये प्रतिनिधित्व करते हुए होते हैं। तो ये बात हो गई आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है उसके बारे में। अगला हमारा है कौन सा है, न्यास परिषद। अब ये जो है चौथा है न्यास परिषद। इसका काम अभी ख़त्म हो चुका है। जिस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था वो उद्देश्य पूरा हो गया है, और इसका काम अभी जो है ख़त्म हो चुका है। तो अगर हम न्यास परिषद की बात करें तो, या इसको न्यासता परिषद भी बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यासता प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम जो ट्रस्ट टेरिटरी थी वो पलाऊ थी। पलाऊ के आज़ाद होने के साथ ही 1 नवंबर 1994 से यह परिषद स्थगित है। तो देख लीजिए, जो ये पलाऊ था, ये अंतिम टेरिटरी थी जो इसकी ट्रस्टीशिप के अंतर्गत आती थी। पलाऊ इसके जो है आज़ाद होते ही होने के साथ ही कब 1 नवंबर 1994 से 1 नवंबर 1994 से स्थगित, यानी कि इसका काम ख़त्म और ये स्थगित हो गई है, न्यासता परिषद या न्यास परिषद। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा हो जाएगा सचिवालय। देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की एक खास बात क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ है, हेग में है। बाकी जो 5 सदस्य हैं, इन सभी का जो 5 सदस्य हैं, जो 5 अंग हैं, मेन अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और सचिवालय, इन सभी का मुख्यालय अगर हम बात करें मुख्यालय, तो इन सभी का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में ही है। और बाकी का कहाँ है, न्यूयॉर्क में, यानी कि 5 जो हैं इनका न्यूयॉर्क में है। तो ये एक आपको याद करने के लिए अच्छा है कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है मुख्यालय। जो 6 मुख्य अंगों की बात हो रही है, बाकी जो एजेंसियाँ हैं उनका तो अलग अलग है। तो इसका जो है मुख्यालय हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का।
जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें 15 न्यायाधीशों का चुनाव 9 वर्षों के लिए किया जाता है। तो कितने होते हैं? हेग में इसका मुख्यालय होता है और 15 न्यायाधीश होते हैं। 9 वर्षों के लिए इनका चुनाव जो है होता है। एक जो इसमें मुख्य न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, लेकिन एक मुख्य न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसमें सारे निर्णय जो है 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं, यानी कि 15 में से 9 की स्वीकृति यहाँ भी आवश्यक है। और जो कोरम है अंतर्राष्ट्रीय में न्यायालय में कोरम के लिए 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति आवश्यक है। कोरम होता है ना कि किसी जो है कोई संस्था है उसके कार्यक्रम शुरू होने में इतने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, तो इसे कोरम बोलते हैं। तो कोरम में 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति आवश्यक है। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें 1/3 सदस्य हर तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं, यानी कि 5 न्यायाधीश जो है हर तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और हमारा जो आखिरी है वो सचिवालय है। छठा हमारा क्या है? सचिवालय है। 6 क्या है? सचिवालय। तो ये सचिवालय में ये विश्व का सबसे बड़ा सचिवालय इसको माना जाता है और ये न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका अध्यक्ष जो होता है महासचिव होता है, जैसे कि ये अभी गुतेरेस हैं, पुर्तगाल के हैं, तो ये जो है महासचिव हैं। इसको कह सकते हैं कि अन्य प्रमुख जो संगठन हैं इनके कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ बोल सकते हैं। यहाँ पर स्टाफ होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ होता है जो सभी संगठनों की कार्यों को देखता सुनता है, यानी कि फाइल वर्क, पेपर वर्क जो भी होता है उन सबको मेंटेन करता है। सचिवालय है ये। और इसका प्रधान महासचिव होता है जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा 5 सालों के लिए करती है। तो इसमें जो है साल कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए इनकी जो है नियुक्ति की जाती है। तो जो महासचिव का कार्यकाल होता है कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और महासचिव पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है, यानी ज़्यादातर जो आप देखेंगे ये जो महासचिव हैं ये 2 साल मतलब 2 कार्यकाल, यानी कि 10 साल ये लगातार कार्य करके जाते हैं। कोई 1-2 हैं जिनका कार्य अच्छा नहीं लगता है तो उनको जो है अमेरिका ने या जो भी देश है उनको विरोध करके हटा देते हैं कि नहीं, आप दूसरी बार नियुक्त नहीं हो सकते, आपका कार्य ठीक नहीं रहा। बाकी ज़्यादातर जो है 10 साल करते हैं, यानी कि 2 कार्यकाल करके जाते हैं, तो ये दोबारा निर्वाचन के पात्र होते हैं तुरंत ही। और इनके सारे कामकाज जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे कामकाज यहीं सचिवालय में होते हैं। अगर हम महासचिव की बात करें तो इसमें महासचिव के साथ साथ एक उप महासचिव होता है जो महासचिव की अनुपस्थिति में कार्य करता है। और उप महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? महासचिव करता है। तो ये सारी बातें इससे संबंधित हो गई। प्रथम महासचिव आप सबको पता होगा कि नॉर्वे के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ ट्रिगवेली थे। तो ट्रिगवेली जो है प्रथम थे और ये नॉर्वे से थे। इनका कार्यकाल 1946 से 1952 के बीच में था। और अभी जो प्रेजेंट समय में है ये 1 जनवरी 2017 को इन्होंने कार्यकाल अपना संभाला था। तो कौन है ये? एंटोनियो गुतेरेस ये हैं। ये कहाँ के हैं? ये जो है पुर्तगाल के हैं। तो वर्तमान महासचिव यही हैं, एंटोनियो गुतेरेस। तो ये मेन बातें हो गई महासभा की। और यहाँ पर जो है एनजीओ का जो है प्रावधान अनुच्छेद 71 में दिया गया है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत संघ किस वर्ष परमाणु विस्फोट के साथ परमाणु क्षेत्र में प्रवेश किया? यानी कि जो परमाणु संपन्न शक्तियाँ थीं उन देशों में कब इसकी गिनती हुई? 1995 में, 1949 में, या 1951 में, या 1947 में? तो ये 1949 ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। 1949 में विस्फोट के साथ दुनिया की दूसरी परमाणु शक्ति बना था। ये पहला कौन था? पहला अमेरिका था। उसने जब जापान पे जो है विस्फोट किया था तभी पूरी दुनिया जो है सत्ते में आ गई थी। और उसी के बाद से इसने जो है कोशिश शुरू कर दी थी सोवियत संघ ने, क्योंकि इसको लगा ये तो बड़ा खतरा है। तो और 1949 में ये फाइनली सक्सेस होता है और दूसरी परमाणु शक्ति बन जाता है। 1952 में जो है देख लेते हैं कौन कौन आज जो 5 शक्तियाँ हैं मेन। 1952 में जो है ब्रिटेन आता है। ब्रिटेन
फिर 1960 में फ्रांस इसमें सम्मिलित होता है, यानी कि वो परमाणु संपन्न शक्ति बन जाता है। और 1964 में चीन आ जाता है। 1964 में चीन आ जाता है, ये परमाणु शक्ति संपन्न बन जाता है। 1974 में भारत आ जाता है। भारत, तो भारत जो है छठा जो है परमाणु संपन्न शक्ति जो है देश है हमारा भारत। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें सही आपको देखना है। पहला है इसमें, बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय आर्थिक समूह है जिसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। और दूसरा है, इसकी स्थापना 1998 में हुई। तीसरा है, 2001 में दिल्ली में बिम्स्टेक की बैठक हुई। तो इसमें जो है कौन से कथन सही है वो आपको देखने हैं। तो यहाँ पर जो है सिर्फ जो पहला कथन है ये सही जा रहा है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। केवल एक कैसे जा रहा है देखेंगे। जो पहला है ये सही है। ये 6 जून 1997 को बैंकॉक में जो है बिम्स्टेक की नाम से एक उप क्षेत्रीय आर्थिक समूह निर्माण किया जाता है। कब? 6 जून को 1997 में 6 जून को बिम्स्टेक, ये उस समय ये बिम्स्टेक नहीं होता है, होता क्या है? बिस्टेक यहाँ पर कर दिए। तो इसका बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका और थाईलैंड ये 4 देश थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि दिसंबर में इसको म्यांमार ने जो 22 दिसंबर म्यांमार इसको ज्वाइन कर लेता है। 22 दिसंबर सेम ईयर 1997 में जो है म्यांमार इसको ज्वाइन करता है और इसका नाम बिम्स्टेक बन जाता है, यानी कि यहाँ एम लग जाता है। म्यांमार के ज्वाइन करते ही ये बिम्स्टेक जो है बिस्टेक से बिम्स्टेक बन जाता है। और 1998 में नेपाल इस समूह में पर्यवेक्षक सदस्य बना और 1 फरवरी 2004 को नेपाल और भूटान इस समूह के जो है सदस्य बन जाते हैं। तो ये भी देख लेते हैं। 1 जनवरी 2004 में नेपाल और भूटान इसको ज्वाइन कर लेते हैं। नेपाल और भूटान इसे ज्वाइन कर लेते हैं। और जो है 31 जुलाई जो है 2004 को इसका प्रथम शिखर सम्मेलन बैंकॉक में हुआ था। तो कब हुआ था? 31 जुलाई 2004, यानी कि नेपाल भूटान जब ज्वाइन करते हैं उसी समय इसका जो है पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर होता है? बैंकॉक में होता है। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में है। और उसी समय जो है इसका नाम बदल दिया जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कल की वीडियो में हमने इसका पूरा नाम दिया है अच्छे से। हिंदी में इसको बोलेंगे बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी के राष्ट्रों की पहल। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी कहला ये वाला सही है, बाकी ये दोनों सेंटेंस बी और सी गलत हैं। आगे देखेंगे हम। निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है? ब्रिक्स शब्द वर्ष 2001 में निवेश बैंक गोल्डमैन सैच्स के एक प्रतिवेदन में गढ़ा गया था। दूसरा है, ब्रिक्स को अल्प विकसित देशों के हितों के संरक्षक के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है कि सिर्फ पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर जो है सिर्फ पहला सेंटेंस सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस जो ब्रिक है इसकी स्थापना 2009 में होती है। 2009 में होती है। और ब्रिक के सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन, ये जो है इसके जो है देश हैं। और पहली बार जिम ओलिन द्वारा 2001 में लिखे गए एक शोध पत्र में इस नाम को, यानी ब्रिक नाम को प्रयुक्त किया गया था, यानी कि यूज किया गया था। और इसमें है क्या कि ये माना गया है कि 2050 तक ब्रिक के चारों देश
कि अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं होंगी। ऐसा माना गया है कि ये चारों देश जो ब्रिक में हैं, तो ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होंगी 2050 तक। और ब्रिक के 4 देश संपूर्ण जो है भूभाग का 40% जनसंख्या यहाँ पर रहती है। और ब्रिक्स में शामिल जो सदस्य देश है विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये अल्प विकसित नहीं, विकासशील देशों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो है 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बन गया है। दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बन गया है, तो ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया है। ठीक है, चलेंगे यहाँ पर जो है पहला सेंटेंस आपका सही है, बाकी और नहीं। अगला है विचार कीजिए। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972 में हुई। यह मूलतः निशस्त्रीकरण का प्रयास था। तो यहाँ पर जो है ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो ऑप्शन क्या है? एक सही दूसरा गलत, दो सही एक गलत, एक व दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, क्योंकि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच हुई थी। और इस संधि का मतलब ये था, उद्देश्य ये था कि दोनों जो हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को सीमित करें, जिसको एक निशस्त्रीकरण के रूप में देखा गया था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। 7वां गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? बीजिंग में, नई दिल्ली में, माले में या कोलंबो में? तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि 7वां गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम नाम भी बोलते हैं, नैम भी बोलते हैं, तो ये नैम जो है नई दिल्ली में ही हुआ था। तो ये जो है नैम जो है नेहरू, नासिर, टीटो, 3 जो मुख्य हैं। और उसके बाद जो 2 सपोर्टर थे इसके बहुत ज़्यादा, तो उनको भी 5 के रूप में, उनको 2 को भी माना जाता है एनसीईआरटी में, तो 5 के रूप में माना जाता है। तो 2 जो और हैं वो सुकर्णो हैं और एनक्रुमा है। ये 5 हो जाते हैं। बेसिकली 3 ही आते हैं, नेहरू, नासिर और टीटो। और इसका जो है ये 7वां गुट निरपेक्ष आंदोलन दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? 1983 में हुआ था। 1983 में आयोजित किया गया था। तो इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है कि ये गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। फर्स्ट पार्ट में पूरे इसको अच्छे से बताया है। देखेंगे अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के अपरिहार्य कारण के रूप में पहचाना गया है। वैश्वीकरण का एक अपरिहार्य कारण क्या है? कई सारे कारण हैं, उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालता है वो कौन सा है? सैनिक अभियानों को माना गया है, प्रौद्योगिकी को, या नवीन संस्थाओं को, या नई संरचनाओं को? तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी सही होगा, प्रौद्योगिकी को। वैश्वीकरण मेनली है क्या? ये दुनिया भर के लोगों, कंपनी यानी कि पूंजी, सरकार, इस सब चीज़ों का जो है बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया है, और प्रवाह एक प्रकार से कह सकते हैं आप। और 18वीं शताब्दी के बाद परिवहन एवं संचार प्रौद्योगिकी में बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी आई। और इसका ये रहा कि जो इन क्रियाओं में वृद्धि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विचार, विश्वास, संस्कृति, इन सब के आदान प्रदान में काफ़ी तेज़ी आ गई। और इसीलिए वैश्वीकरण का एक अपरिहार्य कारण क्या होता है? प्रौद्योगिकी को माना गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। शांति के लिए एकता का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया गया। तो कोरिया संकट के दौरान, वियतनाम संकट के समय, सुएज संकट के समय, क्यूबा संकट के समय, इन सभी के आप जो है शॉर्ट नोट्स बनाते रहेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाना अभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी देखें उसको नोट डाउन करें, कीवर्ड के रूप में नोट डाउन करें। और सारे जो है एक एक टॉपिक के सेक्शन बना लें। उस सेक्शन के वो रिलेटेड टॉपिक जो है फैक्ट उस सेक्शन में ही जाना चाहिए, ताकि आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएं। तो कीवर्ड्स लिखने बहुत ज़रूरी हैं इस समय, वही आप लास्ट टाइम में रिवीजन के काम आएंगे। पूरी थ्योरी आप लास्ट में जो है रिवाइज करने बैठेंगे तो रिवाइज नहीं हो पाएगी। तो ये रही, और साथ में आप जो है रिवीजन भी लेते रहिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि शांति के लिए एकता का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो कोरिया संकट के दौरान अपनाया गया था ये। तो इसमें यही बात कही गई कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के खतरे में अगर कोई आशंका होती है और सुरक्षा परिषद कोई कार्यवाही नहीं करती है अगर,
तो महासभा सुरक्षा परिषद को कार्यवाही हेतु कह सकती है, यानी कि महासभा जो है सजेस्ट कर सकती है, कह सकती है कि आप कार्यवाही करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये कोरिया संकट के दौरान जो है शांति के लिए एकता का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया गया था। इसमें जो है महासभा को शक्ति दी गई कि वो सुरक्षा परिषद को सजेस्ट करें। अगला है संयुक्त राष्ट्र एक नवीनतम सदस्य कौन है। संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य कौन है? सोमालिया है, दक्षिण सूडान है, कांगो है या कोसोवो है। तो ये जो है दक्षिण सूडान है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये जो है 193वां जो है सदस्य देश बन गया है। कौन? सूडान। और इसने सदस्यता कब ली है? 14 जुलाई 2011 में लिया है। 2011 में जो है इसने सदस्यता ली है सूडान ने, और ये लास्ट है, यानी कि 193वां है। देखेंगे आगे। आसियान +3 सहयोग दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुआ। आसियान देशों के अलावा 3 अन्य देश कौन से हैं? तो आसियान +3 सहयोग की यहाँ पर बात हो रही है। तो कौन से देश हैं वो? चीन, जापान, भारत, मैक्सिको, जापान, मैक्सिको, रूस, जापान, चीन और कोरियाई गणतंत्र। जापान, चीन, कोरियाई गणतंत्र। तो कौन से 3 देश हैं? तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, जापान, चीन, कोरियाई गणतंत्र। ये जो है इनको +3 में शामिल किया गया है। और ये 1997 में जो है आसियान +3 सहयोग कब शुरू होता है? दिसंबर 1997 में प्रारंभ किया गया था। और इसमें जापान, चीन, कोरियाई गणतंत्र देश को शामिल किया गया है। और ये क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई, जो आसियान है ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है। तो आसियान की अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये संघ है। कल इसके बारे में हमने पूरी डिटेल बताई थी। और जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपसी सहयोग, शुल्क मुक्त व्यापार स्थापित करना है। तो ये अपने क्षेत्र में आर्थिक सहयोग और शुल्क मुक्त व्यापार जो है स्थापित करने के लिए बनाया गया है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। यहाँ में स्प्रिंट है, ऑप्शन ही सही नहीं दिए गए। चलिए आगे देखेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या रोम। कहाँ पर स्थित है? तो जो यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस और एजुकेशनल साइंस और साइंटिफिक और एंड कल्चरल, तो उससे सी आ जाएगा, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक निकाय है, यानी कि उसकी एजेंसी है। और ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, यानी कि फ्रांस में है। यानी कि पेरिस में है। और इसकी स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1945 को होती है। और इसका प्रमुख कार्य है शिक्षा, संस्कृत और विज्ञान की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास को बढ़ावा देना। तो किसका? यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है। आगे देखेंगे। क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित है? आतंक से, परमाणु परीक्षण रोकना, जलवायु परिवर्तन या आर्थिक विकास। तो ये यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि क्योटो सम्मेलन का मुद्दा क्या है? जलवायु से संबंधित है। इसमें होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के वातावरण में उत्सर्जन के कारण जो विश्व का तापमान है ये लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि बहुत सारे खतरे भी उत्पन्न हो रहे हैं। उनमें से एक है जैसे समुद्र के जो है जल का स्तर बढ़ना, और ऐसे में कई सारे जो आसपास के जो निचले स्तर पर देश हैं उनका काफ़ी हिस्सा या पूरा हिस्सा डूबने की आशंका बताई जा रही है। और जो क्योटो शहर में इसके समाधान हेतु जो है जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। और इसी सम्मेलन में जो है कुछ प्रमुख जो औद्योगिक देश थे इनको ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती के लिए जो हस्ताक्षर करवाए इनसे। तो किसमें? ग्रीन हाउस
ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जो है कुछ कटौती करेंगे, ये बात रखी गई। और जो औद्योगिक देश थे उन्होंने हस्ताक्षर किए, जो विकासशील देश थे उन्होंने नहीं किए, इस पर हस्ताक्षर उनसे नहीं करवाए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला है मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, वियना में है, जिनेवा में है या हेग में है? तो ये भी जो है जिनेवा में है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ये मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है और जिसका कार्य विश्व में मानवाधिकार की दशाओं का निर्माण करना है, यानी कि जो मानवाधिकार की दशाएं क्या होनी चाहिए उनके बारे में क्राइटेरिया तय करता है। और इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके सदस्यों की संख्या 47 है। और ये 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष इसका जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। किस वर्ष उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन अस्तित्व में आया? तो जो उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन है इसकी बात हो रही है, किस जो है सन में आया था? 1988 में, 89 में, 90 में या 91 में? तो ये आया था 1989 में आया था। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। जो उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन है जिसको हम नाफ्ता भी बोलते हैं, नाफ्ता, इसे हम नाफ्ता बोलते हैं। तो यहाँ पर उत्तर अमेरिकी हो जाएगा, तो ए भी आएगा बीच में। 1 सेकेंड, इसको पहले हम ठीक कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिकी है तो NA नाफ्ता आएगा। तो नाफ्ता है, इसको नाफ्ता बोलते हैं। और ये 1989 में संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के मध्य मुक्त व्यापार का मार्ग इससे प्रशस्त किया गया है। और नाफ्ता को हस्ताक्षरित कब किया गया था? ये 1994 में किया गया था। तो इसको जो है ये 1989 में क्या होता है कि ये अस्तित्व में आता है और 1994 में इसमें हस्ताक्षर किए जाते हैं, हस्ताक्षरित होता है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। देखेंगे। और इसी की तर्ज पे 2006 में साफ्ता आया है, जो सार्क है, सार्क में साफ्ता शुरू किया गया है। तो हमने कल बताया था, यहाँ पर सुन लीजिए। साफ्ता सार्क ने शुरू किया है, तो इसको 2006 में शुरू किया गया है। ये भी जो है मुक्त व्यापार के मतलब उद्देश्य उसका भी वही है। आगे देखेंगे। भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था? कब बना था? 1994 में, 1995 में, 1996 में या 1997 में? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 1994 जो है, भारत जो है 1994 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। तो जो WTO, पहले ये गेट के नाम से प्रसिद्ध था, गेट, GATT, इसके नाम से जो है प्रसिद्ध था। और लेकिन फिर इसको तब्दील करके इसको नया नाम दिया गया और इसमें कुछ सुधार किए गए, इसको परिवर्तन इसमें किए गए। और ये 1995 में इसे WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन बना दिया गया। तो इसी को जो है, इसी का उत्तराधिकारी कह सकते हैं। 1995 में क्या कर दिया गया? इसको WTO विश्व व्यापार संगठन बना दिया गया। और भारत ने इसको जो है 1994 में जो है ज्वाइन किया था, क्योंकि 1991 में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की नीति भारत ने अपनाई थी PV नरसिम्हा राव के टाइम पर। तो ये जो है इससे विश्व व्यापार संबंधित हो गया। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। सेशन को लाइक कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आतंकवादी संगठन तथा उसकी संक्रियाओं के मुख्य देश के त्रुटिपूर्ण युग्म पहचानिए। तो इस्लामिक स्टेट सीरिया, अलकायदा अफ़गानिस्तान, बोको हराम नाइजीरिया, हिजबुल्लाह फ़िलिस्तीन। तो इसमें जो है आपको जो त्रुटिपूर्ण युग्म है यानी कि जो गलत युग्म है वो पहचानना है। और आतंकवादी संगठन और उसकी
मतलब जहाँ पर उसकी गतिविधियाँ होती हैं उनके मुख्य देश रिलेट करने हैं। तो इस्लामिक स्टेट सीरिया, यानी कि ये तो इनका कानून है, सीरिया कानून, तो सभी इस्लामिक स्टेट में चलता है, ये संबंधित है। अलकायदा अफ़गानिस्तान में इसकी गतिविधि है, और बोको हराम तो इसकी जो है नाइजीरिया में है। जो हिजबुल्लाह है तो ये फ़िलिस्तीन में ना होकर के इसका, तो ये हिजबुल्लाह जो है ये ईरान, हिजबुल्लाह क्या है फ़िलिस्तीन ना होकर के, यहाँ पर जो है ऑप्शन जो पहले ये डी सर्कल कर लीजिए, लेकिन हिजबुल्लाह कहाँ है, ये जो है सीरिया समर्थित है, ईरान एवं जो है ईरान एवं सीरिया समर्थित क्या है, ये सीरिया क्या है, ये इस्लामिक स्टेट सीरिया है, तो उसी के द्वारा इसको समर्थन दिया गया किसको, हिजबुल्लाह को। लेबनानी जो है आतंकवादी संगठन है, लेबनानी आतंकवादी संगठन है। तो यहाँ पर जो है इस्लामिक स्टेट सीरिया, ये सही है, ये सीरिया क्या है, एक इस्लामिक स्टेट है। और अलकायदा क्या है, जो है अफ़गानिस्तान समर्थित है, बोको हराम नाइजीरिया समर्थित है, हिजबुल्लाह ईरान एवं सीरिया इन दोनों से समर्थित है, और एक लेबनानी संगठन है। तो ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये फ़िलिस्तीन नहीं है। देखेंगे अगला है कि 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य रचनाकार थे कौन थे। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की बात हो रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसके रचनाकार कौन थे, जॉन एम केन्स और हैरी डी वाइट, या जॉर्ज केनन और वुड्रो विल्सन, या फ्रैंकलिन रोजवेल्ट और चर्चिल। और रोजवेल्ट अमेरिका के थे, और ये चर्चिल और स्टालिन कौन थे जो है मुद्रा कोष के मुख्य रचनाकार। तो यहाँ जो जॉन एम केन्स और हैरी डी वाइट है, ये जो है मुख्य रचनाकार थे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। किसके, जो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, तो इसी में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रचनाकार कौन थे, जॉन एम केन्स एंड हैरी डी वाइट थे। ब्रेटन वुड्स, देखो यहाँ पर एक फैक्ट और निकल रहा है कि 1944 में जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। और ब्रेटन वुड्स की जो है रिजल्ट क्या आया, विश्व बैंक और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये दोनों उसके रिजल्ट के रूप में दो संस्थाएं जो हैं, इन संस्थाओं का निर्माण किया गया, स्थापना की गई। अगला है दक्षेस की कार्य पद्धति का आधार क्या है, भारतीय दृष्टिकोण, बहुसदस्यों का दृष्टिकोण, आम सहमत, 2/3 बहुमत। तो जो ये दक्षेस है यानी कि सार्क है, इसकी कार्य पद्धति का आधार आम सहमति है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसका जो स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई थी, नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 को हुई थी, तो ये 1985 को हुआ था, बस 100 साल बाद। और इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, भूटान व अफ़गानिस्तान इसके सदस्य देश हैं, और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। तो अगर करें हैं इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये काठमांडू में है, और इसकी स्थापना ढाका में होती है, क्योंकि जो ढाका के राष्ट्रपति थे तत्कालीन, उन्होंने जो है ये प्रस्ताव रखा था, और जो है यानी कि उन्होंने इनिशिएट किया था। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतःशासकीय संगठन का उदाहरण है, कौन सा है। यूएनओ है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, WHO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, NATO यानी कि नाटो, और SAARC यानी कि सार्क। तो यहाँ पर जो है क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतःशासकीय संगठन कौन सा है, सार्क है, SAARC। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसको जो है लिख के, ऐसे कभी ध्यान ना आए तो इनको लिख लो, SAARC, तो आपको सार्क दिख जाएगा। ऐसे क्या होता है कभी कभी हम उतना ज़्यादा इसको कर नहीं पाते हैं। ऐसे NATO, तो
TO लिखेंगे नाटो निकल के आ जाएगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन निकल के आ जाएगा, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ निकल के आ जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, कभी ना समझ में आए तो उनके जो दिया गया है वो लिख लो। देखेंगे आगे, दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। दक्षिण सहयोग की बात हो रही है यहाँ पर। दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, 19 सितंबर को, 12 दिसंबर को या फिर 12 सितंबर को। तो जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। वैसे इसका जो है मेन दिन क्या है, 19 दिसंबर को मनाया गया था। लेकिन ये क्या होता है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसने क्या किया कि दक्षिण जो सहयोग है इसको 12 सितंबर 2011 को अपनाया था। तो इसको 19 दिसंबर नाम मना करके फिर 12 सितंबर को इसका जो है राष्ट्र दिवस मनाया जाने लगा। और ये वैसे इस अपना जो है 19 दिसंबर को पहले ये मनाया था, यानी कि 19 दिसंबर को इसकी स्थापना की गई थी। ये 12 सितंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया गया, इसलिए ये 12 सितंबर को मनाया जाने लगा। और ये है क्या, विकासशील जो देश हैं उनके मध्य आपसी सहयोग की संकल्पना और दक्षिण सहयोग जो है इसके लिए जो है इसका किया गया है, इसको स्थापित किया गया है। और उत्तर दक्षिण संवाद को जो उत्तर दक्षिण संवाद क्या है कि एक तो ये पर्यावरण प्रदूषण इन सब को लेकर के है कि जो ये यूरोपियन देश हैं इन्होंने ज़्यादा किया है। और उत्तर दक्षिण संवाद में मेनली ये बात आती है कि जो ये उत्तरी गोलार्ध के लोग हैं इन्होंने जो है ये काफ़ी जो धनी हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध के लोग हैं ये गरीब हैं, अल्प विकसित हैं या विकासशील हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के इनके बीच में काफ़ी विवाद होता रहता है, और वहीं से जो इनके हित टकराते रहते हैं। वो अपने हितों की बात करते हैं क्योंकि उनके हित कुछ दूसरे हैं, और ये अपने हितों की बात करते हैं, इनके हित दूसरे हैं। तो इसमें भी जो है इनको सपोर्ट मिलेगा। दक्षिण यानी कि सारे उसमें दक्षिण गोलार्ध के देश रहेंगे, तो उत्तरी गोलार्ध से थोड़ा सा मतलब अपना मत रखने में इनकी जो है मजबूती मिलेगी। तो वो सब इसके उद्देश्य हैं, आर्थिक सहयोग और ये सारी चीज़ें इनके उद्देश्य हो गए। देखेंगे अगला, सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? 1945 में की गई, 1944 में की गई, या 1946 में की गई, या 1949 में की गई। तो सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा की गई है। और जो सुरक्षा परिषद है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके 6 अंग हैं। हमने पहले अभी बात करी ली स्टार्टिंग में इस वीडियो में। जो सुरक्षा परिषद है इसकी स्थापना 1945 में होती है। और ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु तो उत्तरदायी है। जो ये संस्था है, ये अंग है सुरक्षा परिषद, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसमें जो है 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 15 अस्थायी होते हैं, 10 जो है अस्थायी होते हैं। 15 टोटल होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, और टोटल जो है 15 होते हैं। 15 सदस्य इसमें होते हैं। जो स्थायी सदस्य होते हैं इनके पास जो है वीटो पावर होती है। अगर 5 सदस्य में से किसी एक ने भी वीटो अगर यूज कर दिया तो वो जो प्रावधान है वो वहीं पे निरस्त हो जाता है, आगे नहीं जाता, यानी कि कैंसिल हो जाता है। तो ये वीटो पावर इन 5 के पास है। और अगर वीटो कैसा है तो वीटो जो है नकारात्मक उसमें प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव में। इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का होता है। भारत जो है स्थायी सदस्यों में भारत नहीं है, लेकिन अस्थायी सदस्यों में, अस्थायी में भारत जो है 8 बार चुना जा चुका है, यानी कि 8 बार ये अस्थायी सदस्यों के रूप में ये जो है वहाँ पर अपना कार्य का योगदान दे चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने क्यूबेक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 1940 में किए थे, या 1946 में किए थे, या 1949 में किए थे, या 1943 में किए थे। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1943। 1943 में क्यूबेक समझौता किया गया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य ये किया गया था, ये एक गुप्त समझौता था। और इसमें जो दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा, जैसे कि परमाणु हथियार और विज्ञान, इंजीनियरिंग, इन सब के जो है विकास के संबंध में समन्वय स्थापित करना था। और इसमें जो है रूजवेल्ट थे अमेरिका से, रूजवेल्ट और ब्रिटिश से कौन थे? चर्चिल थे। ये दोनों जो थे दोनों देशों से थे। और ये कनाडा की सिटी क्यूबेक सिटी में किया गया था। 19 अगस्त 1943 को किया गया था। 19 अगस्त 1943 को ये किया गया था। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 19 अगस्त 1943। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु विस्फोट की संधियों के संबंध में देखते हैं, परमाणु विस्फोट की संधियों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो 1996 की व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, या 1976 की शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट, या 1972 का थ्रेशोल्ड टेस्ट प्रतिबंध, या 1963 का आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है यही गलत है, गलत नहीं पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है। इसे भूमिगत परमाणु हथियार परीक्षण की सीमा पर संधि के रूप में जाना जाता है कि ये जो भूमिगत परमाणु हथियार परीक्षण किए जाते हैं ज़मीन के अंदर, उस पर जो है उसकी सीमा, यानी कि उसको प्रतिबंधित करने के लिए, उसको कम करने के लिए संधि के रूप में इसको जाना जाता है। इसे थ्रेशोल्ड टेस्ट शिखर प्रतिबंध संधि समझौता जो है कहा जाता है। और ये किसके बीच में हुआ था? अमेरिका और रूस के बीच में ये हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये जो मॉस्को में एक बैठक के दौरान 1974 में हुआ था। मॉस्को में 1974 को हुआ था। तो यहाँ पर डेट जो है गलत दी गई। थ्रेशोल्ड टेस्ट प्रतिबंध 1974 में हुआ था अमेरिका और रूस के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में जो है माना है, घोषित किया है? 1976 से 1985, या 1986 से 1995, या 1966 से 1975, या 1971 से 1980। तो महिलाओं का दशक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो 1976 है उससे और 1985 तक घोषित किया है। इसको याद कैसे रखेंगे? हमारे यहाँ इमरजेंसी कब लगी थी? 75 में लगी थी। 75 में लगी थी। उसी के जो है जस्ट एक साल बाद जो है 76 में और इंदिरा जी ने लगाई थी इमरजेंसी, इंदिरा के दौरान में लगी थी। ये भी महिला है और यहाँ भी महिला है। तो 76 में जो है, और उसके बाद जो है आप अगर दशक को पूरा करेंगे तो ये 85 हो जाएगा अपने आप। दशक मतलब 10 साल। तो जो 1976 से 85 के बीच में महिलाओं के दशक के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है इस दशक को घोषित किया था। तो जस्ट इमरजेंसी के एक साल बाद। आगे देखेंगे, कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली निकाय कौन है? तो सुरक्षा परिषद है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली निकाय
सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद है। इसके सदस्यों के बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ। और इसकी जिम्मेदारी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कायम करना, इसकी जो है जिम्मेदारी की बात हो गई। और इसके जो जितने आदेश होते हैं यानी कि निर्णय होते हैं इसके, तो ये जो है बाध्यकारी होते हैं। तो ये सिर्फ यही एक निकाय है जिसके निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी अंग हैं, तो सिर्फ इसी के जो है निर्णय जो है क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। बाकी सभी के परामर्शी होते हैं। तो निर्णय क्या है इसके? बाध्यकारी होते हैं, यानी कि जो निर्णय दे दिया वो सभी को मानना पड़ेगा। तो इसके निर्णय जो है बाध्यकारी होते हैं। और ये इसका मेन जो है डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, इसका जो एक जो है दोष कह सकते हैं, ये विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व कौन नहीं करता है? तो यह विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, नहीं करता है। और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो अगर स्थायी सदस्य की बात करें तो कहाँ का नहीं है? अफ्रीका और जो दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी सदस्य जो है इसका स्थायी सदस्य नहीं है। इसका स्थायी सदस्य नहीं है। आगे देखेंगे, एक वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसको IAEA भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो है ये होती है 1957 में, 1957 में होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक क्या है कि विश्व स्तर पर परमाणु ऊर्जा और परमाणु तकनीक को शांतिपूर्ण कार्य हेतु बढ़ावा देने वाली ये संगठन है। तो इसका कार्य उद्देश्य क्या है कि जो ये परमाणु तकनीक ये है, इसको शांतिपूर्ण कार्य हेतु परमाणु तकनीक को शांतिपूर्ण कार्यों में प्रयोग को बढ़ावा देना जो है इसका कार्य है। और इसमें अभी तक 173 जो कंट्रीज शामिल हो चुकी हैं, 173 देश इसमें जो हैं शामिल हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, यानी कि ऑस्ट्रिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया, इसका जो है मुख्यालय है। अगला है, यहाँ से दूसरा देखेंगे कि जो विश्व व्यापार संगठन है, विश्व व्यापार
संचालन, विश्व व्यापार संचालन के लिए सामान्य संस्थागत ढांचा कौन प्रदान करता है? ढांचा, ये जो विश्व व्यापार संगठन है जिसको WTO बोलते हैं, तो यही प्रदान करता है अपने सदस्यों को। ढांचा कौन प्रदान करता है? विश्व व्यापार संगठन WTO प्रदान करता है। इसके नुकसान भी हैं, वो काफ़ी दिक्कत की चीज़ है। और ये 1995 में किसके जगह पर, जो GATT की जगह पर आता है, GATT की जगह पर ये उसका उत्तराधिकारी है। कौन? WTO। आगे बात करेंगे हम कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये जो हुआ था, इसमें क्या है, हमको जो अगर एक समराइज करके देखें तो 3 दस्तावेज यहाँ प्राप्त होते हैं। पहला कौन सा है? पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा। दूसरा क्या होता है? एजेंडा, यानी कि जो एजेंडा 21 था, तो ये एजेंडा ये हमको प्राप्त होता है। ये दस्तावेज हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं, पर ये मेन जो है इनके नाम हैं। और तीसरा वन सिद्धांत, वनों के लिए कुछ रूल और नियम बनाए गए, तो उससे वन सिद्धांत के रूप से ये 3 दस्तावेज जो हैं हमको प्राप्त हुए थे। कहाँ से? जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। आगे देखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, श्रम संगठन इम्पोर्टेंट है। तो ये किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट एजेंसी बना था? तो ये बना था 1946 में। ये क्या है? मजदूरों व श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए इसको जो है इसका स्थापना की गई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ये 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी बना, विशिष्ट एजेंसी बन जाता है ये। और इसकी स्थापना कब होती है? 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। श्रम संगठन की बात यहाँ पर हो रही है, तो मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और इसको जो है 1969 में जो है शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे है जो ये संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य जो है भारत कब बनता है? देख लेते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य, ये इम्पोर्टेंट है, कब बनता है? तो ये 1 जनवरी 2019 को बना था। सदस्य 1 जनवरी 2019 को बना। और जो है संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रथम मानवाधिकार वर्ष किसे 1948 घोषित किया गया था। 1948 को घोषित किया गया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो प्रथम मानवाधिकार वर्ष कौन सा था, 1948 को माना गया या घोषित किया गया। जो तृतीय विश्व शब्द है, तृतीय विश्व ये एक टर्म है, इसका मीनिंग निकलता है। तृतीय विश्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन करता है? एक ये फ्रांसीसी विचारक हैं अल्फ्रेड सेवी ने किया। आगे देखेंगे, वीटो क्या है? लैटिन शब्द है। ये लैटिन शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? निषेध करता हूँ, निषेध करता हूँ या निषेध कुछ भी कह लें, तो वीटो का मतलब ये हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने कवर करने की कोशिश की और अब आपका काम है कि नोट्स बनाएं और इसका रिवीजन लें ताकि सारी चीज़ें आपको फिक्स हो जाएं। और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।